हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस सफलता में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो कंटिन्यू थी, उसको क्लास 7 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक, जिसमें हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करेंगे। यूनियन एंड टेरिटरी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो आप पीछे की 6 क्लास देख करके आइए, और 7वीं क्लास है तो जिससे कंसेप्ट आपको क्लियर रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सारा क्या था, बेसिक था। अब चलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की, समय ना देर करते हुए। बात करेंगे हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो ये यूनियन और टेरिटरी आता है आपका आर्टिकल 1 से 4, जो कि पार्ट 1 का भाग है, यानी कि भाग 1 में आता है। ये अनुच्छेद 1 से 4, 1 से 4, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 में वो बोल रहा है कि देयर शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन है, फेडरेशन क्यों नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। क्योंकि देखो, यूनियन का मतलब है कि पूरा भारत एक है, पूरे भारत एक को अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया, यानी कि एक यूनाइट चीज थी, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हो गया हमारा, किसका मतलब, ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब। तो अब बात करें फेडरेशन ऑफ स्टेट होता तो क्या होता। फेडरेशन ऑफ स्टेट में ये होता कि मान लो ये अलग अलग पार्ट थे, कुछ कुछ स्टेट थे जो बाद में इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होके ये बना दिया एक फेडरेशन। यानी कि जब स्टेट इकट्ठा होकर एक सेंटर का निर्माण करें तब बनता है फेडरेशन, और जब एक सेंटर चीज या एक यूनियन चीज अलग अलग पार्ट में स्टेट में डिवाइड की जाए फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब होता है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि एक भारत था, उसको अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया। जैसे स्टार्टिंग में कुछ अलग राज्य थे, बाद में कुछ अलग राज्य बने, उस तरीके से। और फेडरेशन ऑफ स्टेट का एग्जांपल लेंगे तो हम बात करेंगे यूएसए की। इनिशियली जब यूएसए आज़ाद हुआ था, यूएसए भी ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो उस टाइम जब यूएसए आज़ाद हुआ तो कुछ स्टेट मिलकर आए। उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, मिलकर के सब मिलेंगे आपस में और ब्रिटेन को बाहर निकालेंगे और हम अपना एक फेडरेशन बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये बोला है ना इसमें कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो अब हम यूनियन और इसकी टेरिटरी की बात करें तो टेरिटरी का जो मीनिंग है वो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 1 है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य के क्षेत्र है। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश है या सेंटर के जो यूनियन के जो क्षेत्र हैं। अगला बात करेंगे टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो यानी कि टेरिटरी जो है वो चीज है, एक तो एक स्टेट की टेरिटरी हो गई, यानी कि स्टेट के क्षेत्र हो गए, राज्य के सीमा के। जो मान लो कोई राज्य है, तो कोई राज्य, ये इसकी सीमा हो गई, इसकी सीमा हो गई, ये इसकी सीमा हो गई, तो ये राज्य की टेरिटरी शामिल हो गई। और फिर यूनियन टेरिटरी शामिल हो गई इसमें। और फिर अगर कोई भी टेरिटरी इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में अगर भारत सरकार कोई भी टेरिटरी अक्वायर करती है किसी भी तरीके से, तो वो भी इस टेरिटरी शब्द में शामिल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम बात करें यूनियन ऑफ इंडिया की। यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में ओनली हम इंक्लूड करेंगे स्टेट्स को, टेरिटरी ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तब टेरिटरी ऑफ इंडिया की,
और टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो हम तीनों चीज इंक्लूड करेंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था टेरिटरी ऑफ इंडिया की जब बात करेंगे तो हम इसमें तीनों चीज इंक्लूड करेंगे, जैसे कि टेरिटरी ऑफ स्टेट होगा, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जो अक्वार्ड होगी फ्यूचर में। अक्वार्ड टेरिटरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलते हैं आगे आर्टिकल नंबर 2 पर। तो जब आर्टिकल 2 पर बात करेंगे तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है ये समझेंगे। आर्टिकल 2 बोलता है द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। यानी कि आर्टिकल 2 जो बोलता है वो बोलता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार है, भारत सरकार किसी भी नए क्षेत्र को शामिल करेगी, नए क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करेगी, ठीक है ना। अब नए क्षेत्र कौन से होंगे, जो कि अभी प्रेजेंट, मान लो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है, अब जो प्रेजेंट में इस टेरिटरी का पार्ट नहीं है, जो प्रेजेंट में इस टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन हम कोई बाहर से कोई क्षेत्र हमारे पास आता है बाय द मीन्स ऑफ प्लेबिससाइट, रेफरेंडम और एनी अदर थिंग, जब हम इसको इंक्लूड करेंगे, बाहर से नए क्षेत्र जब बनाएंगे तब आएगा हमारा आर्टिकल 2 का, ठीक है ना। तो आर्टिकल 2 यानी कि पार्लियामेंट एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो यूनियन था हमारा ये, अब इसमें कोई नई चीज हम एडमिट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करेंगे आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 ऑथोराइज द पार्लियामेंट, यानी कि आर्टिकल 3 जो है पार्लियामेंट को क्या क्या पावर देता है। तो नंबर 1 पे बात करेंगे फॉर्म ए न्यू स्टेट, यानी कि कोई नई स्टेट बनाना बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि मान लो कोई एक राज्य है हमारे पास, इसको सेपरेट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक नए स्टेट बना दिया, यानी कि पहले ये था एक आंध्र प्रदेश, अब इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बन गया तेलंगाना, एक हो गया आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से ये आता है हमारा इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ बॉर्डर्स करेंगे तो ये आएगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मान लो ये दो स्टेट थी, अब क्या किया कि इस वाले स्टेट को बढ़ा करके इसमें इतना मिला दिया, तो ये भी आएगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट का एरिया कम करना है तो वो भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्टर द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी भी राज्य का या किसी भी क्षेत्र का जो भी हम एरिया चेंज कर सकते हैं वो भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, अगर मान लो कोई राज्य है, क्योंकि राज्यों के नाम हमारे अनुसूची 1 में लिखे गए हैं, अगर हमें किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और वो संविधान का संशोधन होगा आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। नेक्स्ट, ए बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली, यानी कि ये जो अभी बताया, ये जो काम करने हैं हमें स्टेट के अंदर या जो भी एरिया बढ़ाना है कम करना है, तो ये सिर्फ जो इसको लेकर जो बिल आएगा वो कहाँ आएगा, ओनली इन पार्लियामेंट, ठीक है ना। अगर पार्लियामेंट में इस बिल को लाना है, अगर मान लो हमें किसी राज्य का नाम चेंज करना है या उसकी बाउंड्री चेंज करनी है तो हमें पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, वो बिल सिर्फ पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आ सकता है। तो अगर हमें वो बिल लाना है तो हमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट साहब की, यानी कि हमें पहले प्रेसिडेंट साहब से पूछना पड़ेगा कि साहब हम जा रहे हैं इसको चेंज करने के लिए, क्या आप सहमत हैं, और प्रेसिडेंट बोल देंगे ठीक है जाओ करो, उसके बाद ही में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो प्रेसिडेंट के पास बोला गया कि साहब हमको ये आंध्र प्रदेश राज्य है, इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस रिकमेंडेशन को भेजेंगे जो स्टेट है, मान लो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे। अब लेजिस्लेचर उसको मानती है नहीं मानती है या जो भी है वो
अपना जो व्यू है वो प्रेसिडेंट साहब के पास भेजेंगे। अब प्रेसिडेंट साहब की मर्जी है, उनका व्यू एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये है, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर अपना जो व्यू देगी, प्रेसिडेंट उससे बाउंड नहीं होंगे, वो अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। इन केस ऑफ ए यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड, यानी कि अगर कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अगर चेंज करना है तो हम किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास ये रेफरेंस नहीं भेजेंगे। ठीक है ना। तो आर्टिकल 3 क्या हुआ, इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है, यानी कि जो हमारे पास यूनियन थी, यूनियन ऑफ स्टेट थी, इसमें जो जितने भी स्टेट थे, अब हम स्टेट में किसी को बढ़ा रहे हैं, किसी को छोटा कर रहे हैं, किसी का नाम चेंज कर रहे हैं, किसी को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, ये सारा किस में आएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, इन अदर वर्ड द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स बिल, यानी कि पार्लियामेंट अपनी इच्छा के अनुसार भारत का जो पॉलिटिकल मैप है उसे रीड्रॉ कर सकती है, यही हमारा आर्टिकल 3 बोलता है। Hence, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the Constitution. Therefore, India is rightly described as indestructible union of destructible state. ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो यूनियन है वो पावरफुल है, वो किसी भी स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकती है, तोड़ सकती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उनको तोड़ा जा सकता है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन क्या सारे स्टेट मिलके सोचें कि हम यूनियन खत्म कर दें, ये इट्स पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी मैनर, बिकॉज हमारे यहाँ जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि फेडरेशन नहीं है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब एग्जाम्पल समझें, इनडिस्ट्रक्टिबल इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ indestructible indestructible स्टेट का, तो इसका एग्जांपल आएगा यूएसए। जो यूएसए है वहां की ना तो यूनियन राज्यों को तोड़ सकती है, ना वहां के राज्य मिलकर यूनियन को तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। हमारे यहाँ क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी कि यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता लेकिन राज्यों को तोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 बोलता है, द लॉ मेड फॉर द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट अंडर आर्टिकल 3 are not be considered as amendment of the constitution under article 368. This means that such law can be passed by simple majority and by the ordinary legislation process. तो इस चीज को समझते हैं। देखो आर्टिकल 4 क्या बोलेगा कि हमने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों का इस्तेमाल किया, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया, उसके तहत हमने कोई चेंज किया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, वो एक सिंपल सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंसीडर नहीं करेंगे एज अंडर आर्टिकल 368। ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है ना। तो सिंपल मेजोरिटी से यानी कि जो पार्लियामेंट की ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जैसे नॉर्मल लॉ बनाती है पार्लियामेंट, उस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी to a foreign country. Hence, Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending the constitution under article 368. तो अब इस बात को समझते हैं हम ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, एक सेकंड बस इसको रख कर लो। देखो ये कहना चाह रहा है, तो अगर हमने कोई भी फॉरेन अपनी टेरिटरी यानी कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देना चाहे, फॉरेन को देना चाहे, तो ये चीज न तो आर्टिकल 2 में कवर है, न आर्टिकल 3 में कवर है। ठीक है ना। अगर भारत सरकार अपनी टेरिटरी किसी विदेशी विदेशी यानी कि किसी दूसरे देश को देना चाहती है, तो वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कवर नहीं होता है। इसलिए भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था। ठीक है ना। तो इसके लिए फिर बाद में अमेंडमेंट भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फजल अली धर कमीशन एंड जेवीपी कमीशन की। तो जून 98 में धर कमीशन बनाई जाती है, जो कि अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सबमिट करती है। बनाई जाती है इसलिए कि उनको बताना था कि एग्जामाइन एंड फिजिबिलिटी लैंग्वेज एज ए बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। धर कमीशन को जो काम सौंपा गया था वो ये था कि उनको देखकर बताना था क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। अगर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है तो उसके लिए कमेटी को रिकमेंडेशन देनी थी। लेकिन दिसंबर 1948 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिकमेंड किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। भाषा के आधार आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। किसके आधार पर होगा, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आधार पर। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो कुछ रिसेटलमेंट स्टार्ट हो गया, यानी कि जो साउथ इंडिया के कुछ राज्य थे वहां पे धरने प्रदर्शन उस चीज की वो सब होने लगा। तो इसी सब को देखते हुए सरकार ने, कांग्रेस ने एक और कमेटी बनाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारामैया, यानी कि ये 3 मेंबर थे। इसलिए इस कमेटी का नाम दिया गया जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारामैया। ठीक है ना। तो ये 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। ठीक है, दिसंबर 1948 में। उसके बाद में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1949 में। जैसा कि धर कमीशन ने बोला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, उसी तरीके से जेवीपी कमेटी ने भी बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। राज्यों का गठन होगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर। ठीक है। तो इस तरीके से धर कमीशन आई 1948 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन चेक करने के लिए, लेकिन उसने बोल दिया कि नहीं होगा। उसके बाद में रिसेंटमेंट शुरू हो गए। इसके बाद में फिर जेवीपी कमेटी बनी। जेवीपी कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज को, और उसके बाद में फिर से रिसेंटमेंट शुरू हो गया। और आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद में क्या हुआ, 19 इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्रा स्टेट। यानी कि 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्सफुली आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा, जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए था। ठीक है ना। आंध्रा बनाया गया तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक थे कांग्रेस के लीडर पोटे श्रीरामुल्लू। पोटी श्रीरामुल्लू ये कांग्रेस के पर्सन थे। इन्होंने 56 दिन की हंगर स्ट्राइक की थी। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो सरकार थी उसको फोर्सफुली तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए आंध्र स्टेट का निर्माण करना पड़ा। अब क्या हुआ, अब मान लो साउथ इंडिया बहुत बड़ा था, हर जगह यही लैंग्वेज को लेके बैरियर थे, हर जगह लैंग्वेज को लेके विवाद थे। तो फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने, अब एक स्टेट बन गया तो अदर स्टेट भी डिमांड करने लगे। तो फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने एक नई कमीशन बनाई जिसका नाम था फजल अली कमीशन। इन दिसंबर 1953 3-member स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली टू री एग्जामाइन द होल क्वेश्चन। यानी कि ये जो सब जो चल रहा था उस टाइम, उस सब को री एग्जामाइन करने के लिए फजल अली कमीशन बनाई जाती है। तो दिसंबर 1953 में, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, खुद फजल अली जो इसके चेयरमैन थे, और 2 मेंबर और थे जिनका नाम था के एम पानीकक्कर और एच एन कुंजरू। के एम पानीकक्कर एंड एच एन कुंजरू। तो इसने खूब डिटेल्ड स्टडी करने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी सितंबर
1955 में, सितंबर 1955 में। और अब ये इस कमीशन ने क्या किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। पहली दो कमीशन, धर कमीशन ने मना कर दिया नहीं होगा, जेवीपी कमेटी आई उसने बोला नहीं होगा, लेकिन फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्निर्माण या राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई राज्य का निर्माण तेलुगु भाषा के लिए हुआ है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ तेलुगु पीपल ही रह सकते हैं। इन्होंने रिजेक्ट कर दी ये थ्योरी कि एक लैंग्वेज ही रहेगी एक स्टेट में। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि इंडिया को पॉलिटिकली हमें यूनाइट रखना था, इंटीग्रिटी और उसकी अखंडता के लिए ये जरूरी था। ठीक है ना। इट्स व्यू वाज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड। ठीक है ना। तो यूनिटी ऑफ इंडिया प्रायोरिटी रखनी है, तो यही था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए। अगर वन लैंग्वेज वन स्टेट हो जाएगा तो वो स्टेट क्या है, फिर पूरे यूनियन से अलग हो जाएगा। ठीक है ना। जब यूनियन से अलग होगा तो यूनिटी ऑफ इंडिया जो है वो उसकी भावना नहीं रहेगी। इस वजह से वन लैंग्वेज वन स्टेट को नहीं बोला गया कि भाषा के आधार पर बनाइए, लेकिन उसमें मेजोरिटी जो रहेगी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही भाषा के लोग रहेंगे, वहां कोई भी भाषा के लोग रह सकते हैं, लेकिन वो स्टेट क्या है भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इट आइडेंटिफाइड four major factor that can be taken into account in any scheme of reorganization of state। यानी कि अब हमें इसने चार मतलब बताए, चार फैक्टर बताए कि अगर हमें बनाना है स्टेट भाषा के आधार पर तो किस तरीके से बनाना है। तो पहला था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो पहले प्रायोरिटी किसको दी गई, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है ना। यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत की जो है यूनिटी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी गई। दूसरा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, मतलब जो एरिया, मान लो ये साउथ इंडिया है या ये कोई भी, मान लो ये जो एरिया है आधा इस राज्य में था, आधा इस राज्य में था, आधा ये अलग राज्य में था, तो हमको उस एरिया को पूरा इंक्लूड करना है जहाँ पे सेम लैंग्वेज हो और लगभग सेम कल्चर हो। तो जहां जहां जितना एरिया इस तरीके से था हमने उसको यूनाइट करके स्टेट का निर्माण करना था। तीसरा था फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। इन्होंने भी बोला कि सिर्फ भाषा तो आप ले रहे हो, लेकिन आपको फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन को भी देखना पड़ेगा, उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। यानी कि अगर हम राज्य बनाने के बाद वहां पर वेलफेयर ऑफ द पीपल कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के कार्य करते हैं, तो हमको वो कार्य सिर्फ हर स्टेट में अलग से करना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा जिस तरीके से कि हमारा भारत एक ही दिखे। ठीक है ना। नेशन एज अ होल रहे। सजेस्टेड अबॉलिशन ऑफ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे जब हमारा संविधान बना था तो उसमें फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया गया था स्टेट का, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसे करके ए बी सी डी या क ख ग ऐसे करके चार पार्ट में दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया और थोड़े से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया, माइनर मॉडिफिकेशन कर दिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बाय द स्टेट। तो उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया, उसके लिए 7वां संविधान संशोधन करना पड़ा। अभी क्या बोला कि पॉलिटिकल मैप को, इंडिया के इंटरनल पॉलिटिकल मैप को रीएडजस्ट करने के लिए संशोधन नहीं करते संविधान में, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम जो संविधान में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये थे, सबको चेंज करना था। तो इसमें क्या किया, पार्ट ए और पार्ट बी को अलग कर दिया गया और जो पार्ट सी था उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है ना। इसमें कुछ को आपस में मर्ज किया गया, कुछ को यूटी बना दिया, कुछ को मर्ज करके बना दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, एज अ रिजल्ट 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनकर बाहर आते हैं। ठीक है ना। 14 राज्य बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी। ये थी कहानी 1 नवंबर 1956 की। तो ये कहानी कंटिन्यू रही। उसके बाद में
भाषा के आधार पर कई बार अलग अलग राज्य बनाए गए। जैसे सबसे पहले 1956 में जब ये एक्ट आया, तब महाराष्ट्र को, मतलब 1956, 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग हुआ आंध्रा स्टेट। आंध्रा स्टेट, ठीक है ना। अब आंध्र स्टेट हुआ, उसकी कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर दिया, 14 राज्य बन गए और 6 यूटी बन गई। अब उसके बाद में, अब ये 14 राज्य 6 यूटी फिर से बाद में इनमें चेंज होता है, तो सबसे उसके बाद में अलग होते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में महाराष्ट्र को गुजरात से अलग कर दिया गया। महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी गुजराती स्पीकिंग पीपल्स और मराठी स्पीकिंग पीपल्स की वजह से हुआ था। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद में 2014 में तेलंगाना को अलग कर दिया गया था आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी। हम आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लाइक, कमेंट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर की मदद से जुड़ सकते हैं। अपडेट के लिए आप बेल आइकन को दबा देना। और बाकी अगर कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो हम आपका एज मच पॉसिबल, एज मच अर्ली रिप्लाई देंगे। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।